अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों के प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि फार्माकोग्नोसी के प्रैक्टिकल्स में यानी कि वाइवाज में पूछे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, वाइवाज क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि फार्माकोग्नोसी का जो रिटर्न होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने कहा था कि वो टोटल कितने मार्क्स का होता है जी, वो होता है आप लोगों का 35 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें 20 नंबर का एक सवाल आता है और 15 नंबर का एक सवाल आता है। ठीक हो गया। अब आप लोगों के मीन वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जिनका सेशन 21 से 23 का है या फिर 22 से 24 का है, उन लोगों ने अपनी कॉपीज बनाई हैं पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं सिर्फ उसके बारे में बता रही हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्रोमेटोग्राफी और टैनेंस इन दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है, पूरी की पूरी क्लास को सेम क्वेश्चन नहीं दिया जाता, उनके क्वेश्चन पेपर्स वेरी करते हैं। ठीक है, डिफरेंट होते हैं एक से एक का दूसरे से। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास क्रोमेटोग्राफी और टैनेंस, ये जो दो प्रैक्टिकल्स होते हैं, इन दोनों में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है और बाकी फिर आप लोगों की ये जो आप लोगों की मेन ड्रग्स हैं उसमें से आप लोगों को आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं तो पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था कि जो सब्जेक्ट है आप लोगों का, उस सब्जेक्ट की डेफिनेशन आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, फिर आप लोगों को आप लोगों को कोई से भी सब्जेक्ट का वाइवा चल रहा है, लेकिन आप लोगों को फार्मेसी टेक्नीशियन की डेफिनेशन आनी चाहिए। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके फार्मेसी टेक्नीशियन की इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि क्या स्कोप है, वो क्या होती है, वो उसके बारे में पता होना चाहिए। ये सारी के सारी आप लोग डिस्कस करोगे फार्मास्यूटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट डिफाइन फार्माकोग्नोसी एंड इट्स स्कोप। सबसे पहले पहले आप लोगों से ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि फार्माकोग्नोसी क्या होती है और उसका स्कोप क्या है। ठीक हो गया। फिर आप लोगों से क्वेश्चन होता है कि क्रूड ड्रग्स क्या है, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं ना कि फार्माकोग्नोसी क्या है। फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ द ड्रग्स, द क्रूड ड्रग्स और देयर सोर्सेज, क्या हम लोग उसको नेचुरल सोर्सेज को से क्या हम लोग उसको कहाँ से अखज करते हैं। तो वो चीज़ उसके अंदर पहले पहले आप लोगों के पास क्रूड ड्रग आ जाती है और फिर क्रूड ड्रग को आप लोग किस तरह से क्लासिफाई करते हो, आप लोगों को क्लासिफिकेशन का पता हो विद एग्जांपल्स। ठीक है, पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसके आंसर्स मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। ठीक है। अच्छा, फिर इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स आ जाती है कि आप लोग किस तरह से उसकी तशखीस करते हो। हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे ना कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन होती है जी, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन होती है, फिजिकल इवैल्यूएशन होती है और जी केमिकल इवैल्यूएशन होती है। यहाँ पर हम लोग कहते हैं इवैल्यूएशन इन चार तरह से होती है। क्लासिफिकेशन करना चाहें तो केमिकल होती है, फिजिकल मेथड्स आते हैं, फार्माकोलॉजिकल मेथड आता है और फर्स्ट वन हम लोगों के पास टेक्सोनोमिकल मेथड आ जाते हैं। सॉरी, इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं कि केमिकल मेथड, फार्माकोलॉजिकल मेथड, टेक्सोनोमिकल मेथड और फिर हमारे पास कौन सा आता है जी, इसके अंदर आ जाता है जी मॉर्फोलॉजिकल मेथड, जिसे हम लोग ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड भी कहते हैं। अच्छा जी, फिर हम लोगों के पास आ जाते हैं कि जी ऑर्गेनोलेप्टिक, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल होते क्या हैं इवैल्यूएशंस। ठीक हो गई। तो पहले हम लोग इनकी इनके आंसर जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा राइट, तो मैं ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी कही थी, ये क्लास लाजमी नहीं है कि आप लोग इस मीन डेफिनेशंस को इंग्लिश में ही याद करो और फर सुनाना स्टार्ट कर दो। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट है तो एटलीस्ट आप उसके सामने अपना कॉन्सेप्ट बताओ। ठीक है, कुछ ना कुछ ज़रूर बताओ उसको जो चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है। हाँ जी, अगर आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हो तो फिर आप लोग कोशिश करो कि इसको इंग्लिश में ही याद कर लो। ठीक हो गया। फार्माकोग्नोसी की आप लोगों की बुक के अंदर 2-3 जगह पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, कोई सी भी याद कर लो। यहाँ पे मैंने एक लिखी हुई है, दैट स्टडी ऑफ फिजिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल ड्रग्स। जो कुदरती ड्रग्स होती है ना, उनकी फिजिकल, बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना, खासियत को पढ़ना और उनके अंदर मौजूद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पढ़ना। इसके साथ साथ आप लोग एज वेल एज सर्च फॉर न्यू ड्रग्स, नई अद्वियात के बारे में खोज करना, दरियाफ्त करना फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ठीक हो गया, इनके कुदरती जराए से। इसके बाद आप लोग क्या करते हो, आप लोग स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी आ जाता है कि फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो आप लोग कहते हो आप लोग इसको पढ़ते हो ताकि आप लोगों को ड्रग की क्लास का मालूम हो जाए कि किस क्लास से बिलोंग करता है, यानी कि केमिकल क्लास क्या है, फार्माकोलॉजिकल क्लास क्या है उसकी, टेक्सोनोमिकल क्लास क्या है उसकी।
ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है या अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। फिर आप लोग ये भी देखते हो कि किस तरह से उसको कल्टीवेट किया जाता है, उसको काश्त किया जाता है, किस तरह से इकट्ठा करके उसे महफूज करोगे, इकट्ठा करोगे, उसे खुश्क करके उसे महफूज कैसे करते हो, प्रिजर्वेशन लंबे यानी कि उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कैसे करते हो, पैकिंग कैसे करोगे, उसकी तशख़ीस कैसे करते हो और अडल्ट्रेशन उसकी कैसे करते हो, यानी कि मिलावट जो कि मीन बहुत ज़्यादा की जाती है। और फिर इसके बाद हम लोगों को ये भी पता चलता है कि हमारे पास ज़हरीले पौधे कौन से हैं, किस तरह से उनसे बचा जा सकता है और उनके कौन-कौन से उनको खाने के बाद या लेने के बाद, लगाने के बाद कौन से अलामात ज़ाहिर होते हैं। फिर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं ताकि हम लोगों के जो मेन पौधे हैं वो बेहतर से बेहतर नशोनुमा हो सके उसकी। एलर्जेंस के बारे में पता चलता है, एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में पता चलता है और फिर एलर्जिक प्रिपरेशंस के बारे में भी हमें मालूम होता है, एलर्जी टेस्टिंग के बारे में पता चल जाता है। फिर हम लोग एंजाइम्स के बारे में भी पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी में और फिर हम लोगों को ये भी पता चल जाता है कि अच्छा जी कौन से एंजाइम्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं अगर तो हमारी बॉडी में एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी हो जाए तो। और फिर हम लोग हर्बल ड्रग्स यानी कि हम लोग जड़ी बूटियों के बारे में भी पढ़ते हैं। फिर आ जाते हैं जी क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं? यानी कि खाम अद्वियात, ऐसी अद्वियात जिसके ऊपर जी कोई भी अभी काम नहीं हुआ हुआ, यानी कि कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई हुई, उनको आप लोग खाम अद्वियात का नाम देते हो। इज एनी नेचुरली अकरिंग अनरिफाइंड सब्सटेंस ड्राइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्सेज, यानी कि जो कि जिसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ हुआ, ठीक है, जो कि आप लोग ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हासिल कर सकते हो, सच एज प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया। अब उसका आप लोग एक ऑर्गन भी इस्तेमाल कर सकते हो और उसके पूरे को भी इस्तेमाल कर सकते हो। इंटेंडेड फॉर यूज इन द डायग्नोसिस, इस्तेमाल किस लिए कर रहे हो? ताकि आप लोग बीमारी की तशख़ीस कर सको, उसका इलाज मुआवजा कर सको एंड प्रिवेंशन और उससे बच सको बीमारी से इन मैन एंड अदर एनिमल्स। अब क्लासिफिकेशन अगर करना चाहो तो इसको आप लोग क्रूड ड्रग को क्लासिफाई कर सकते हो, दर्जा बंदी करते हो उसको 4 हिस्सों में। नंबर 1 मॉर्फोलॉजिकल मेथड आता है जिसमें आप लोग ड्रग्स को क्लासिफाई करते हो अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट यूज। ठीक है, या तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग आ जाती हैं या फिर अनऑर्गेनाइज्ड आ जाती हैं। ठीक हो गया। फिर आप लोग कहते हो दूसरी आ जाती है आपके पास टेक्सोनोमिकल मेथड। टेक्सोनोमिकल मेथड में क्या करते हो? अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल रिलेशनशिप। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि आप लोग क्या कहते हो जी, किंगडम, एक किंगडम होता है, फिर 2 जी फाइलम आ जाते हैं, मीन एनिमेलिया, प्लांटिया आ गया कि जी, फिर एनिमल्स को आप लोग मजीद आप लोग क्लासिफाई करते हो। तो वो चीज़ें होती है वो आप लोग इनका मेन हमारा नेचुरल रिलेशनशिप होता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि मैंने एग्जांपल क्या दी थी कि जैसे सपोज पाकिस्तान में हमारा कंट्री है, उसके अंदर मुख्तलिफ सूबे सूबे आ जाते हैं। सूबे में हमने कहा कि जी पंजाब है, पंजाब में मुख्तलिफ किस्म के शहर आ जाते हैं। फिर हमने कहा जी शहरों में भी मीन हमारे मीन बहुत सारे शहर आ जाते हैं। शहर में अगर आप सपोज एक शहर ले लेते हो, मुल्तान ले लेते हो, तो मुल्तान में आप कहते हो जी बहुत सारे इसमें मीन मोहल्ले आ जाते हैं। मोहल्ले में अगर आप एक मोहल्ले की बात करो तो उस मोहल्ले में भी बहुत सारे घर आते हैं। ठीक है, ये हमारा नेचुरल रिलेशनशिप आ जाता है। ठीक हो गया। थर्ड वन आपने कहा कि जी फार्माकोलॉजिकल मेथड। फार्माकोलॉजिकल मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें हम अपने खाम अद्वियात को की दर्जा बंदी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर थेरापेटिक यूजेस, यानी कि उनको बीमारी के असरात के हिसाब से हम लोग अगर उनकी दर्जा बंदी करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अद्वियात जो हैं जी इसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल करेंगे। इन अद्वियात को हम लोग इस्तेमाल करते हैं फीवर में, एंटीपायरेटिक हैं। इन अद्वियात को हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी खांसी में। तो जी वो चीज़ आ जाते हैं हमारे पास थेरापेटिक यूजेस के अकॉर्डिंग करेंगे तो फार्माकोलॉजिकल मेथड। और फोर्थ वन हमारे पास आ जाता है जी केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हमारी अपनी अद्वियात के अंदर मौजूद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बुनियाद पे, ठीक है, कि कौन से अल्कलॉइड्स हैं, कौन से ग्लाइकोसाइड्स, कौन से लाइक हम लोग कहते हैं वॉलेटाइल ऑयल्स हैं, कौन से फिक्स्ड ऑयल्स हैं, राइट। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चंस में कि एक हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आ जाते हैं, एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की बात करते हो तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हमारे पास ऐसी ड्रग्स होती हैं लाइक जो कि हमारे हम लोग डायरेक्ट पार्ट इस्तेमाल कर लें अगर पौधे का तो हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड यानी कि मुनज़्ज़म अद्वियात आ जाती हैं। लाइक उसका पत्ता इस्तेमाल कर लिया, सेना का बार्क हम लोग सिनकोना से हम लोग बार्क छाल हासिल कर लेते हैं। आलमंड बादाम से के हम लोग सीड इस्तेमाल करते हैं। इवन आलमंड ऑयल जो है वो फिक्स्ड ऑयल्स में आ जाता है, लेकिन ये सीड्स में और आलमंड ऑयल यानी कि और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में दोनों में आता है। आप लोग अपने चैप्टर को ओपन करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा ये सेकंड चैप्टर में। ठीक हो गया। फ्लावर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फ्लावरिंग टॉप्स या फ्लावरिंग पार्ट्स इस्तेमाल कर लेते हैं जी क्लोव के। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हमारे पास ऐसी अद्वियात होती हैं जो कि गैर मुनज़्ज़म है, यानी कि किसी न किसी प्रोसेसिंग के जरिए हम लोग हासिल करेंगे। लाइक लेटेक्स आ गया, ओपियम, गम्स आ जाते हैं, अकेशिया जैसा कि हम लोग गोंद कतीरा, गोंद कीकर ले लेते हैं। रेज़न्स में हमारे पास ऐसे वो आ जाते हैं लाइक टोलियो बाल्सम्स,
ठीक है, बाल्सम्स, टोल्यू बाल्सम्स या कोलोसेंथ आ जाता है, फिक्स्ड ऑयल्स आ जाते हैं जैसा कि आलमंड ऑयल हम लोगों ने पढ़ा है। फिर अब हम लोगों ने इन चारों के अच्छा ठीक हो गया, टैक्सोनॉमिकल मेथड, फार्माकोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड और फिर मॉर्फोलॉजिकल को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टैक्सोनॉमिकल मेथड में एग्जांपल देखना चाहो कोई एक याद कर लो कि फाइलम हमारे पास स्पोर्स एंजियोस्पर्म्स ले रहे हैं, तो ऑर्डर रोजेल्स, फैमिली रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। करता क्या है जी, हमारा जीनस कौन सा, प्रोनस, और स्पीशीज कौन सा है जी, अमेगडालस। पहले हम लोग स्पीशी का नाम लिखते हैं, सॉरी पहले हम लोग जीनस का नाम लेते हैं प्रोनस अमेगडालस, और हमारे पास ड्रग क्या है जी, आलमंड की, आलमंड बादाम। ठीक हो गया। फार्माकोलॉजिकल मेथड में अभी मैंने आपसे कहा कि सपोज आप लोग क्या ले रहे हो, हम लोग अपनी ड्रग्स को क्लासिफाई कर देते हैं कि हम लोग उसको किस किस बीमारी में इस्तेमाल करें। लाइक सिनेमन बार्क, दालचीनी की छाल ली है हमने और उसको हम लोग इस्तेमाल करें एज एन एंटी कैंसर एजेंट के तौर पे। एलो, सेना, कास्टर ऑयल, इसको हम लोग इस्तेमाल करें जी परकेटिव यानी कि कब्ज कुशा के तौर पे। केमिकल मेथड्स में हम लोग अपनी ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट, उनके अंदर जो है ना जुज्व आजम क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग कहते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स वाली ड्रग को एक साथ लिख दो, ग्लाइकोसाइड्स वाली को एक साथ लिख दो, ऐसे अल्कलॉइड्स और वॉलेटाइल ऑयल्स वाली को एक साथ लिख दो। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा बिलोंग करता है जी, एगर, स्टार्च, कैगाकैंथ, और जो जो याद पड़े वो जी आप बता सकते हैं। ग्लाइकोसाइड्स में हम लोग कहते हैं एलो, सैना, ग्लाइसराइजा, और भी जो जो आपको याद पड़ती है आप लोग को बता सकते हो एग्जाम्पल में। ठीक हो गया। एवेलुएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स यानी कि क्रूड ड्रग्स को किस तरह से तशखीस करते हो, तो आप लोग कहते हो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी, किसी भी ड्रग को जांचना या मालूम करना उसके खालिसपन को, उसके मयार को, ठीक है, सॉरी क्वालिटी मयार को, और प्योरिटी खालिसपन को। ठीक हो गया। अब फोर्थ वन, ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन। ऑर्गेनो, अच्छा फोर्थ क्वेश्चन था हमारा कि हम लोग क्लासिफाई करना चाहें इवेल्युएशन मेथड्स को, ठीक है। तो हम लोग इसको चार तरह से करते हैं। एक ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन होते हैं, अगर हम लोग अपने प्लांट के पार्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ऑर्गन सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि उसे टच करके, उसको स्मेल करके, उसकी लाइक खुशबू क्या है, वो दिखने में कैसा है, टेक्सचर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। तो वो चीज़ आ जाती है जी ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। फिजिकल इवेल्युएशन में क्या आते हैं, अगर हम लोग उसकी क्लासेस को लाइक ग्लाइकोसाइड्स है, अल्कलॉइड्स है, अगर तो उनके ऊपर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फिजिकल टेक्निक्स, ठीक है, तो वो फिजिकल इवेल्युएशन में आते हैं। फिजिकल टेक्निक्स एज फॉर एग्जांपल क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक हो गया। और अगर तो हम लोग अपने केमिकल इवेल्युएशन में क्या करते हैं कि अगर तो हम लोग उन्हीं अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स उनको डिटेक्ट करने के लिए किसी न किसी किस्म के केमिकल टेस्टिंग करेंगे। ठीक हो गया। जैसे एस्टर वैल्यू मालूम करना, एसिड वैल्यू, ऐश वैल्यू, स्पॉनिफिकेशन वैल्यू, या टाइट्रीमेट्रिक एसे करना, इनके केमिकल टेस्टिंग करेंगे तो वो हमारी केमिकल इवेल्युएशन आ जाती है। और अगर तो हम लोग इन्हीं चीज़ों को जांचने के लिए, अपनी ड्रग्स को जांचने के लिए किसी जानदार का इस्तेमाल करते हैं, चाहे तो वो कोई लिविंग टिश्यू है या फिर कोई सेल है, ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गन है, कुछ भी है, ठीक है, लिविंग टिश्यू होना चाहिए, जानदार, वो मीन सांस लेता वो टिश्यू भी हो बेशक, तो हमारे पास बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन आ जाती है। एज फॉर एग्जांपल हमने मैचिंग बायोलॉजिकल से पढ़ा था। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ तक के क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया जी, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ तक पढ़ लिया जी, बायोलॉजिकल एसे तक, सॉरी बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन तक। अब हमारे पास हमारे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, फिर कैटालिस्ट क्या होती है, एंजाइम कैटालिस्ट का आपस में डिफरेंस कोई एक बता दें, दो बता दें, तीन बता दें, फिर सबस्ट्रेट क्या होता है जी। ठीक हो गया। फिर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, यानी कि वो टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर आपकी एंजाइम जो है एक्टिविटी वो मैक्सिमम होती है। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कोई नेचुरल सोर्सेज बता दें एंजाइम्स के जिनको हम लोग आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे पढ़ा था ना, पपाया या ब्रोमिलेन, ये अनानास का मोसस से हम लोग ब्रोमिलेन हासिल करते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं कि जी पपाया, कैरी का पपाया जो पपीता है उससे हम लोग पपेन हासिल करते हैं। दोनों के दोनों प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स को तोड़ते हैं, मीट को टेंडराइज करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी पूछी जा सकती है। फिर अब एंजाइम्स की बात आ रही है, तो जी ये ओल्ड मेथड क्या था जी, न्यू मेथड क्या था, ठीक है, उसको क्लासिफाई करने का। तो एक एक एग्जांपल दे दो और पहले उसको डिफाइन कर दो। ठीक हो गया। फिर हमारे पास स्टार्ट हो जाता है जी हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, एलर्जी क्या होती है, एलर्जन, और फिर एंटीबायोटिक क्या होते हैं। अच्छा, अगर हम लोग साथ के साथ पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लें कि एंजाइम क्या होता है, कैटालिस्ट, सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं। तो एंजाइम क्या है, ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कैटालिस्ट है किसका, बायोलॉजिकल सिस्टम का, यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम खुद बनाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है
जो कि क्या करता है, दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल एंड कैटेलाइजिंग द बायोलॉजिकल रिएक्शन, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना उनको कैटेलाइज करता है, यानी कि तोड़ फोड़ करता है, इनके जोड़ता है, तोड़ता है। जबकि कैटलिस्ट क्या है, ये एक ऐसा केमिकल है जो कि इनऑर्गेनिक इन नेचर है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या होता है जी, एक्सटर्नल सवाल कर लेगा। तो ऑर्गेनिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मेनली ये 3 चीजें होती हैं, ठीक हो गया। जबकि इनऑर्गेनिक में ये तीनों चीजें एट अ टाइम नहीं होती। अच्छा, अब ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है, यूज्ड टू बूस्ट अप द केमिकल रिएक्शन। जो लैब में हम लोग रिएक्शंस करते हैं ना, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं, उनके अंदर हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो कैटलिस्ट होता है। और जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, लिविंग सेल्स में मौजूद होता है, वो एंजाइम होता है। अब सबस्ट्रेट क्या होता है? अच्छा, जिसके ऊपर जाकर एंजाइम काम करता है ना, वो सबस्ट्रेट होता है। अच्छा जी, कोई एग्जांपल दे दें तो क्या कहोगे? आप कहे तो एज फॉर एग्जांपल सुक्रोज। सुक्रोज हमारे पास सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर सुक्रेज एंजाइम काम करता है और उसको तब्दील कर देता है ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। अच्छा जी, ये चीज बात आ गई। तो वो कहेंगे कि जी कि हमारे पास ऐसी कौन सी मैक्सिमम एक्टिविटी हमें बता दें जिसके ऊपर आपका एंजाइम जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर बता दें। तो आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कि आपका जो एंजाइम है वो ऑप्टिमम एक्टिविटी दिखाता है 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक। और अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में लें तो 96 से 99 फ़ारेनहाइट तक जो टेम्परेचर है उसके ऊपर मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाता है। अच्छा जी, तो फिर वो कहेंगे कि अच्छा इसको क्लासिफाई करने का मेथड कौन-कौन से होते हैं? आप कहते हो जी ओल्ड और न्यू मेथड। अच्छा, ये दोनों दो-दो मेथड्स हैं जी, दोनों में फ़र्क क्या है? तो आप लोग क्या कहोगे? आप लोग कहोगे कि जी अच्छा, ओल्ड मेथड के अकॉर्डिंग क्या था कि हम लोग अपने जो भी सबस्ट्रेट था उसके आखिर में सुफिक्स एज लगा देते थे, ASE। तो वो क्या था, वो हमारा ओल्ड मेथड था। एज फॉर एग्जांपल लिपिड पे काम करने वाला लाइपेज एंजाइम था, और सेलुलोज की हाइड्रोलाइजिंग करने वाला सेल्यूलेज एंजाइम था, और सुक्रोज की हाइड्रोलाइज करने वाला सुक्रेज एंजाइम था, ठीक है। अच्छा, और आर्जिनिन को यूरिया में तब्दील करने वाला आर्जिनेज एंजाइम था। 4 एग्जांपल्स दे दे तो बेस्ट हो जाती हैं। फिर वो कहेंगे कि जी अच्छा न्यू मेथड में क्या क्या होता है? तो न्यू मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो बेसिक फंक्शन हो रहा है ना, प्रिंसिपल फंक्शन, उस फंक्शन के आखिर में अगर हम लोग एज लगा दें, लाइक जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है वहाँ पे ऑक्सीडेज एंजाइम, जो बूस्ट अप कर रहा है स्पीड ऑफ हाइड्रोलाइसिस को तो हाइड्रोलेज एंजाइम, जो बूस्ट अप कर रहा है ऐसे रिएक्शन को जहाँ पर न्यू बॉन्ड्स बन रहे हैं तो वो लाइगेज एंजाइम, ठीक है, विद क्लीवेज ऑफ ATP। तो ये हमारा बन गया जी न्यू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर इसके अलावा सवाल हुआ था कि जी नेचुरल सोर्सेज ऑफ एंजाइम्स कौन से हैं जो कि हम लोग कॉमन रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। तो जी कॉमन रूटीन में जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एंजाइम्स वो कौन से हैं जी? पपेन आ गया, ब्रोमीलेन आ गया। पपेन को कहाँ से हासिल करते हो? आप लोगों ने कहा कि ब्रोमीलेन को आप लोग पपेन को हासिल करते हो जो कैरी का पपाया यानी कि पपीता से, जबकि ब्रोमीलेन को हासिल करते हो अनानास का मोसस से, ठीक है, जो आपका अनानास आ गया, पाइनएप्पल। फैमिली जी, पपेन कैरिक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है, जबकि ब्रोमीलेन ब्रोमेलियासी फैमिली से। पपेन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर टेंडराइजिंग मीट, ठीक है, दोनों को टेंडराइजिंग मीट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और दोनों के दोनों जी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने वाले। हम लोग जी पपेन को लेदर फैक्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं जी? क्योंकि इसका कलर भी एक तो बफ कलर होता है, लेदर जैसा इसका रंग होता है, दूसरा जी प्रोटीन को तोड़ता है ये, और यहाँ पे ब्रोमीलेन भी क्या करता है जी? प्रोटीन डाइजेस्टेंट है। अच्छा जी, ये चैप्टर खत्म हो गया। एंजाइम और कैटलिस्ट का जो मवाजना था, कंपैरिजन था, उसका एक छोटा सा टेबल है, अपनी बुक में देख लोगे, बहुत ही आसान सा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों का। फिर जी आगे चलते हैं जी। अच्छा, एलर्जी क्या होती है जी? Allergy is a specific hypersensitivity in an individual to foreign particles, usually a protein to specific individual। वैसे एक्सप्लेन करना चाहो तो एलर्जी क्या है? ये एक ऐसी हाइपर सेंसिटिविटी है एक इंडिविजुअल की, यानी कि हसासियत बढ़ जाती है किसी भी एक फर्द की किसी मखसूस बैरूनी ज़रात से, ठीक है, जिसकी वजह से एक फर्द ही मुतासिर होता है, ठीक हो गया। वो कहते हैं अच्छा वो जो चीज़ आ रही है वो क्या होती है? वो अलर्जन कहलाती है सर। अब अलर्जन को डिफाइन कर दें तो हम कहते हैं अलर्जन वो एक फॉरेन सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, जो कि प्रोवोक करता है रिएक्शन को। और वो एलर्जन कुछ भी हो सकता है, वो कोई डस्ट पार्टिकल, कोई स्मोक, या फिर कोई खाने की चीज़, या फिर ड्रग, या कोई मेडिसिन, या कुछ भी परफ्यूम वगैरह कुछ भी हो सकती है। अच्छा, तो जब वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाती है फिर क्या होता है सर? तो एंटीबॉडीज़ बनाती है हमारी बॉडी, हमारे जो कुव्वत मुदाफ़त है, बॉडी का कुव्वत मुदाफ़त है, वो एंटीबॉडीज़ बनाती है, ठीक है, जब कभी वो डिटेक्ट कर लेती है किसी हार्मफुल सब्सटेंसेस को। अच्छा, तो
हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में आपने सुना है। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है? हाइपर सेंसिटिविटी रेफर्स टू अनडिजायरेबल रिएक्शंस। ये ऐसे गैर मनचाहे रिएक्शंस होते हैं जो कि डैमेजिंग, डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूसिंग यानी कि खतर, नुकसानदेह, बेचैनी या फिर बेआरामी पैदा करने वाले और समटाइम्स फैटाल यानी कि खतरनाक रिएक्शंस को पैदा करता है। और पैदा कौन कर रहा है? हमारा नॉर्मल इम्यून सिस्टम। अच्छा, कितनी तरह की होती है ये हाइपर सेंसिटिविटी? तो आप कहते हो ये 4 तरह की होती है। यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स लिखी हुई है। अच्छा, आप लोग कहते हो ये 4 तरह की होती है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 को आप लोग एलर्जी भी कहते हो और फिर इसको इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी। अच्छा, कोई एग्जांपल दे दें जी डिसऑर्डर की, तो कहते हो हे फीवर, एनाफाइलैक्सिस, अस्थमा, टाइप 1 की आ जाती है। टाइप 2 को क्या कहा जाता है? और उसको साइटोटॉक्सिक कहा जाता है क्योंकि ये अपने ही सेल को खराब कर देती है। ठीक है, अपने ही सेल के खिलाफ हो जाती है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट होती है। और इसमें एग्जांपल आ जाती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की। ठीक हो गया। टाइप 3 है एंड टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी को आप लोग इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, डिजीज या डिसऑर्डर भी कहते हो क्योंकि अपने ही इम्यून सिस्टम के साथ ये कॉम्प्लेक्सेस बनाती है, एज फॉर एग्जांपल सीरम सिकनेस। और फोर्थ में आप लोग इसको डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी कहते हो। डिलेड क्यों कहा जाता है जी इसको? इसको डिलेड इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये अपने अलामात बड़े देर के साथ जाहिर करती है, तो ये डिलेड टाइप हो गई। अच्छा, इसमें कौन से डिजीज डिसऑर्डर्स आते हैं? अगर तो आप लोग लेक्चर बहुत गौर से सुन रहे हो तो मुझे आप लोग बताओगे कि इसमें डिसऑर्डर कौन सा आता है। फिर टाइप्स ऑफ एलर्जेंस आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ एलर्जेंस में आप लोग कहते हो कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह से आ जाते हैं। इंजेक्टेंट, इंजेस्टेंट। इंजेक्टेंट जो इंजेक्शन के जरिए आएंगे, लाइक इंसेक्ट स्टिंग, हमें जी बहुत सारे हशरात भी डंग मार जाते हैं, इंजेक्शन लगा जाते हैं, जैसे कि मॉस्किटो है। फिर इंजेक्शन ऑफ मेडिकेशंस, वो भी एलर्जी पैदा कर सकते हैं। इंजेस्टेंट एलर्जन यानी कि जो इंजेस्ट किया जाए, खाया जाए, इनके फूड, मिल्क, एग्स, व्हीट, सोयाबीन्स, फिश। इनहेलेंट एलर्जेंस ऐसे एलर्जेंस होते हैं जो कि बजरिया सांस हमारी बॉडी में जाते हैं, जैसे कि धुआं, पोलेंस, डस्ट माइट्स यानी कि जो ये जो हमारे क्या कहते हो गर्दो गुबार में जो छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, वो चीज़ें, कीड़े नहीं कहेंगे जी, बग्स जिसे हम लोग कह देते हैं, वो चीज़ें। कॉन्टेक्टेंट एलर्जेंस या कॉन्टेक्ट एलर्जेंस कौन से होते हैं? जो कि जिनका ताल्लुक हो, लाइक हमारे स्किन के साथ लगे। वो क्या चीज़ लग सकती है? जैसे कि ज्वेलरी से हो सकती है एलर्जी, कॉस्मेटिक से, परफ्यूम से, या पेट्स यानी कि हमारे पालतू जानवर। अच्छा जी, कितने टाइप्स हो? हम लोग एलर्जी को मालूम करने के लिए कितने टाइप्स आ जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं जी 2 तरह से आप लोग टेस्ट कर सकते हो, एलर्जी टेस्ट। एक स्किन टेस्ट कर सकते हो बजरिया जल्द, और एक कर सकते हो जी ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि उसके जरिए। स्किन टेस्ट में कौन से आ जाते हैं? स्क्रैच टेस्ट या प्रिक टेस्ट, पैच टेस्ट आ जाता है, इंट्राडर्मल टेस्ट। इनकी डिटेल नहीं पूछी जाती, लेकिन अगर आप लोग वैसे ही पढ़ना चाहो तो इसके जो भी मेन लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं फार्माकोग्नोसी की प्लेलिस्ट में, जाके आप लोग देख सकते हो। ब्लड टेस्ट कौन से होते हैं? एलाइजा और रास्ट। अच्छा, एलाइजा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, और रास्ट स्टैंड फॉर रेडियो एलर्गोसॉर्बेंट टेस्टिंग। ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं जी कि क्रोमेटोग्राफी, एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलेशन। अच्छा, इन तीनों का ही बहुत ज़्यादा ही आपस में कंपैरिजन किया जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा सा ही फ़र्क है। क्या कि क्रोमेटोग्राफी में हम लोग कंपोनेंट्स को अलग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव पोलैरिटी। एक्सट्रैक्शन में हम लोग कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव सोलुबिलिटी। और डिस्टिलेशन में हम लोग कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव वॉलेटिलिटी। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्रोमेटोग्राफी के फेजेस कौन से होते हैं जी? स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। एग्जांपल्स दे दें, एग्जांपल दे दीजिए। स्टेशनरी फेज की पेपर, टैल्क, चारकोल, सिलिका जेल। अच्छा जी, मोबाइल फेज की एसीटोन, ब्यूटानॉल, वाटर। तीनों को एक साथ इस्तेमाल करते हो? हाँ जी, तीनों को समटाइम इस्तेमाल इकट्ठा भी इस्तेमाल किया जाता है, समटाइम लाइक कॉम्बिनेशन में, समटाइम हम लोग 2 को इस्तेमाल करते हैं, समटाइम 3 और भी आ सकते हैं, पेट्रोलियम ईथर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक हो गया। मोबाइल और स्टेशनरी क्यों कहा जाता है? स्टेशनरी इस वजह से क्योंकि साकिन होता है, एक जगह पे ठहरा रहता है। ठीक हो गया। और मोबाइल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हरकत करता है, जैसे हमारे मोबाइल पुलिस होती है। ठीक हो गया। एक्सट्रैक्शन के फेजेस भी होते हैं? हाँ जी, होते हैं। 2 फेजेस होते हैं, एक मार्क और एक मेंस्ट्रुम। मार्क क्या होता है? जो कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट बच जाता है अर्क निकालने के बाद, जो गूदा बच जाता है, जैसे छानी में पत्ती बच जाती है, वो मार्क कहलाती है। मेंस्ट्रुम क्या होता है? मेंस्ट्रुम जी वो सॉल्वेंट है जिसको हम लोग एक्सट्रैक्शन मीन अर्क निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सॉल्वेंट जो होगा वो हमारा मेंस्ट्रुम कहलाता है।
अच्छा जी, क्रोमैटोग्राफ़ी की बात कर रहे थे, तो हम लोग कहते हैं जी क्रोमैटोग्राफ़ी की टाइप्स और टेक्निक्स में क्या फ़र्क है जी? टाइप्स बता दें। अच्छा बच्चे यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि टाइप्स कौन-सी हैं और टेक्निक्स कौन-सी हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रोमैटोग्राफ़ी कौन-सी हैं आपके पास? पेपर क्रोमैटोग्राफ़ी, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफ़ी और कॉलम क्रोमैटोग्राफ़ी। जबकि टेक्निक्स में क्या आ जाती हैं, टेक्निक्स में असेंडिंग इस्तेमाल करते हो, डिसेंडिंग, रेडियल या सर्कुलर। अब इसको आप लोग मीन टेक्निक्स को ये डिफरेंट क्यों होती हैं एक-दूसरे से? ऑन द मूवमेंट ऑफ द सैंपल, ठीक है, सैंपल जिस जिस तरह से हरकत करेगा उस तरह से हम लोग उसको नाम देते हैं। लाइक असेंडिंग में आपका सैंपल के जो कंपोनेंट्स हैं वो ऊपर की तरफ हरकत करना शुरू करते हैं। डिसेंडिंग में आपके सैंपल के कंपोनेंट्स हैं वो नीचे की तरफ आना शुरू होते हैं। रेडियल में आपके कंपोनेंट्स जो हैं वो आर्क की सूरत में अलग होते हैं और सर्कुलर में आपके कंपोनेंट्स जो हैं सैंपल के वो रिंग फॉर्म में अलग होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपने कौन-सी परफ़ॉर्म की थी? ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो आप लोगों ने असेंडिंग की होगी या रेडियल या सर्कुलर? डिसेंडिंग बहुत कम इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए एक प्रॉपर अपरेटस चाहिए होता है। अच्छा जी, और कौन-सी टाइप इस्तेमाल की थी? तो आप लोगों ने पेपर क्रोमैटोग्राफ़ी की थी, ना कि थिन लेयर और कॉलम। ये चाहिए वो बच्चों के लिए बता रहे हैं जो मीन लाइक हाँ, मेरी क्लास के बच्चे थे। अच्छा, फिर आप लोग इस रेडियल में और सर्कुलर में एक धागा इस्तेमाल करते हो। क्रोमैटोग्राफ़ी में आप लोग उसको क्या नाम देते हो? तो जी उसको विक कहा जाता है। फिर आप लोग अच्छा इसके लिए जो क्रोमेटोग्राफिक टैंक इस्तेमाल करते हो या फिर वो जो आप लोग पेट्री डिश इस्तेमाल करते हो वो एक्चुअल में होता क्या है? तो वो जो हम लोग क्रोमेटोग्राफिक टैंक की सूरत में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो पेट्री डिश। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर ये भी पूछा जाता है सम टाइम कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में वो पेपर जो यूज़ करे वो कौन-सा फ़ेज़ था? मोबाइल फ़ेज़ या स्टेशनरी फ़ेज़? तो हम लोगों को ये अच्छे से पता है, बस कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पेपर जो है वो स्टेशनरी फ़ेज़ है हमारे पास। मोबाइल फ़ेज़ क्या था? जो हमने पेट्री डिश में डाला था। ठीक हो गया। फिर क्रोमैटोग्राफी करते क्यों हो? जी, हम लोग उसको बहुत सारे मेडिसिन्स को एनालाइज़ करने के लिए, बहुत से पॉइज़न्स को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, जाँचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर यूज़्ड इन फॉरेंसिक मेडिसिन फॉर इन्वेस्टिगेशनल पर्पज़ यानी कि जाँच-पड़ताल के मकसद से भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं क्रोमैटोग्राफी को। ठीक हो गया? क्रोमैटोग्राफी का मतलब क्या होता है? अच्छा जी, क्रोमा मीन्स कलर और ग्राफी मीन ग्राफ्स, ठीक है? क्रोमा मीन कलर्स होते हैं, हमें एक्चुअली कलरफुल सा ग्राफ मिलता है। ठीक हो गया? ये भी बहुत पूछा जाता है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट आ जाता है जी टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। जैसे हमारे पास क्रोमैटोग्राफी की टेक्निक्स थी, ऐसे ही टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्शन आ जाती हैं। हम कहते हैं जी एक इन्फ्यूजन मेथड जिसमें हम लोग ड्रग को गर्म पानी में डाल के रखते हैं मुकर्ररा वक़्त के लिए। डिकॉक्शन जिसमें हम लोग ड्रग और पानी को इकट्ठा करके फिर हम उसे गर्म करते हैं। मैसीरेशन में हम लोग एक टी बैग बना लेते हैं, ठीक है? कपड़े का पोरस क्लॉथ का मसामदार कपड़े का एक हम लोग थैली बनाएँगे और उसके अंदर ड्रग डाल के उसे पानी में डाल देते हैं सिंपल वाटर में, ना बहुत ज़्यादा ठंडा, ना बहुत ज़्यादा गर्म। परकोलेशन में स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है परकोलेटर। और डाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग एक टी बैग लेते हैं और उसको मीन इसी तरह से मैसेरेशन की तरह का प्रोसीजर होता है डाइजेशन, लेकिन हम लोग इसको गर्म पानी में डालेंगे। अच्छा जी, यहाँ तक जी हमारे सारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास आ जाते हैं जी प्लांट्स। प्लांट्स में आप लोगों के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके जो भी डेफिनेशंस है ना लाइक ग्लाइकोसाइड्स, अल्कलॉइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, फिक्स्ड ऑयल्स, रेजिन्स, टैनिन्स, इन सब की डेफिनेशंस को तो बहुत अच्छे से रट्टा लगा लो। अगर फिर बात आ जाती है प्लांट्स की, तो प्लांट्स सिर्फ अभी आप लोग वो वाली सारी की सारी रट्टा लगा लो जो आप लोगों की कॉपी में लिखी हुई है, ठीक है? वो तो आपने वैसे भी रिटर्न के लिए याद करनी है। ठीक हो गया? उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद करना है। उसके अलावा आप लोगों ने अपनी इन क्लासेस की डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लो, ठीक है? बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। अगर फिर भी नहीं याद हो रहा तो जैसे हम लोगों ने इस तरह से टेबल्स बनाए थे, ठीक है? तो आप लोग इस तरह से टेबल्स बनाकर अल्कलॉइड्स का और हम लोगों ने ग्लाइकोसाइड्स और पॉइजनस प्लांट्स के हम लोगों ने ये टेबल्स बनाए थे। तो इस तरह से आप लोग इनको इस ये टेबल बनाकर और एट द एंड बिल्कुल जब पूरा का पूरा वाइवा की तैयारी कर लो, कॉपी पहले-पहले बहुत अच्छे से याद कर लो। वो करने के बाद अगर आप लोगों के पास टाइम बचता है तो फिर आप लोग अपनी इन प्लांट्स को बहुत अच्छे से एक दफ़ा रिवाइज़ कर लो। ठीक हो गया? अब हम लोग क्या करते हैं पहले-पहले इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि ग्लाइकोसाइड्स होता क्या है। अच्छा डेफिनेशन कब पूछी जाते हैं? अगर तो आप लोगों को रिटन में जैसे जो भी ड्रग दी गई थी, ठीक है? अगर लाइक डिजिटालिस दे दी गई, ग्लाइसराइज़ा या एलो दे दी गई थी, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो पूछ लेते हैं, अच्छा ग्लाइकोसाइड्स होता क्या है? फिर आप बता दो कि हाँ जी, वो ऑर्गेनिक है, अबंडेंटली प्रेजेंट इन प्लांट्स। और हाइड्रोलाइसिस अगर हम उसकी करते हैं तो हमें 2 हिस्से मिलते हैं। एक शुगर कंपोनेंट जिसे ग्लाइकॉन कहा जाता है और एक नॉन शुगर कंपोनेंट जिसे एग्लाइकॉन कहा जाता है।
फिर पूछा अच्छा कुछ और एग्जांपल्स दे दो, तो आप कह सकते हो सेना, कैशिया। कोशिश करो कि मुंह से सिर्फ वही ड्रग का नाम निकालो जो कि ग्लाइकोसाइड्स तो हो, उनके बारे में कुछ नो हाउ भी हो आप लोगों को, ठीक हो गया। अल्कलॉइड्स क्या होते हैं जी? अल्कलॉइड्स नेचुरली अकरिंग है और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। ज़्यादातर इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है और बेसिक इन नेचर होती हैं और फिजियोलॉजिकली एक्टिव होती हैं, यानी कि बॉडी में ये एक्टिव होती हैं हमारी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वॉलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं? वॉलेटाइल ऑयल्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि रैपिडली एवापोरेट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि बुखारात बनकर उड़ जाते हैं बिना किसी टेम्परेचर के। और ये स्पेशली इन एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। एसेंशियल ऑयल यानी कि खुशबू देते हैं ये हमें, दैट डज नॉट लीव अ स्टेन, जो कि कोई भी धब्बा नहीं छोड़ते। फॉर एग्जांपल फेनल, सौंफ, कैरावे। एग्जांपल बार बार कह रही हूँ, वही दो जिसके बारे में कुछ पता हो आप लोगों को, ठीक हो गया। फिर रेजन्स होते हैं जी, सॉलिड होते हैं या सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं। प्लांट के एक्सुडेट्स यानी कि खारिज हुए हुए चीज होती है, जो कि खारिज कहाँ से होती है जी? उनकी शिजोजीनस कैविटीज से, ठीक हो गया। और दे आर, अगर बाकी याद करना चाहो तो कर सकते हो, वरना इसी की कोई एग्जांपल दे दो, ठीक है, और उसके बारे में बता दो। एज फॉर एग्जांपल जी कोलोसेंथ जी, कोर्टुमा जी, कोलोसेंथस सिट्रुलस उसके वो है कि कर्बिटेसी फैमिली है, इस तरह से। फिर कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं जी? कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों कहते हो? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बहुत सारे होते हैं, या तो एल्डिहाइड होगी या फिर कीटोन होगी, और विद एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। इसको फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं वो पैदा करते हैं, ठीक हो गया। और फार्मूला इसका ये चीज आ गया। टैनिन्स क्या होते हैं? टैनिन्स आर कॉम्प्लेक्स नॉन नाइट्रोजिनस, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, पेल येलो टू लाइट ब्राउन अमॉर्फस सब्सटेंस होते हैं एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स, और बहुत ज़्यादा प्लांट्स में मौजूद होते हैं। एंड यूज्ड चीफली इन टेनिंग लेदर, और ये इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है चमड़े को रंगने के लिए। एज फॉर एग्जाम्पल जी कटैचू। कटैचू क्या होता है? कत्था होता है जी ये। अच्छा जी, ठीक हो गया। फिर फिक्स्ड ऑयल्स क्या होते हैं? फिक्स्ड ऑयल्स आर एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरॉल विद लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। बहुत ज़्यादा बड़ी सारी डेफिनेशन नहीं याद होती, तो आप एटलीस्ट ये याद रखो कि फिक्स्ड ऑयल जो होते हैं ये नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं, ठीक है। प्लांट से भी हासिल कर सकते हो लाइक कास्टर ऑयल, आलमंड ऑयल। एनिमल से भी हासिल कर सकते हो लाइक कॉड लिवर ऑयल, ठीक हो गया। और इसका टेस्ट कुछ नहीं होता, ब्लेंड टेस्ट होते हैं, लेकिन हम लोग इसको खुशबू के लिए फिर भी इस्तेमाल करते हैं। फिर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं इन डेली यूज़। कार्बोहाइड्रेट्स की भी और दूसरे भी ऐसी ऐसी लाइक इस्तेमाल, जैसे जो वो वाली क्लासेस, केमिकल क्लासेस जो कि हम लोग डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, उनकी एग्जांपल्स बहुत मीन पूछी जाती हैं। एज फॉर एग्जांपल आपके तो कार्बोहाइड्रेट्स आम रूटीन में कहाँ इस्तेमाल करते हो जी? हम लोग स्टार्च बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, किस क्लास से बिलोंग करती है? पॉलीसेकेराइड से बिलोंग करती है ये। अच्छा, एज फॉर एग्जांपल गंदुम में होता है, सिट्टे में मक जैसे कॉर्न जो आपको होता है छली, फिर राइस, चावलों में होता है, मेज़ में होता है, मकई में। अच्छा, इसके अलावा ग्लूकोज़। ग्लूकोज़ किस क्लास से बिलॉन्ग कर रहा है जी? मोनोसैकेराइड है। सैकेराइड क्या होता है? सैकेराइड जी शुगर होती है। मोनोसैकेराइड आ गया ग्लूकोज़। ग्लूकोज़ एज़ फॉर एग्जांपल किस में मौजूद है जी? हनी में, शहद में मौजूद है। अच्छा, कोई डाइसैकेराइड की कोई एग्जांपल दे दें। डाइसैकेराइड में सुक्रोज़। सुक्रोज़ कहाँ मौजूद होती है जी? हमारे टेबल शुगर में, जो हम लोग चीनी खाते हैं। अच्छा जी, वॉलेटाइल ऑयल्स में पूछ लिया जाए कि आप लोगों की कौन से ऐसी वॉलेटाइल ऑयल्स हैं जो कि आप लोग आममरहा में इस्तेमाल करते हो, रोजमर्रा में, सॉरी। तो फेनल, सौंफ, कैरावे, जीरा, कोरिएंडर, साबुत धनिया, पेपरमिंट, पुदीना। कोशिश करो कि वो नाम लो जिसके बारे में आप लोगों को आगे कुछ पता हो। लाइक फेनल है, फेनिकुलम वल्गेयर, किस फैमिली से बिलोंग करती है, या फिर कहाँ क्यों इस्तेमाल करते हैं। फिर रेजिन्स। रेजिन्स में जी कोलोसेंथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिंजर इस्तेमाल करते हैं। कोलोसेंथ कोर्टोमा, जिंजर, अदरक। टैनिन्स में क्या इस्तेमाल करते हैं जी? कटैचू। कटैचू मतलब कत्था, ठीक है। अमूमन हमारे उसमें तो सिर्फ ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जी? ये पान में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपने ये नहीं कहना, आप लोगों ने कहना जी अस्ट्रिंजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फिक्स्ड ऑयल्स। फिक्स्ड ऑयल में जी बहुत कॉमन है, आलमंड ऑयल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कैस्टर ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आलमंड ऑयल बादाम का तेल आ गया, ठीक हो गया। यहाँ तक आप लोगों के जी सारे के सारे वाइवास के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। बाकी अगर अब आप लोगों के पास टाइम बच जाता है तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग अपने निकालोगे जी वो टेबल्स जो कि आप लोगों ने बनाए थे और तैयार किए थे, ठीक है। अगर तो टाइम है तो फिर आप लोग इनको भी देख लो, अदरवाइज जो आप लोगों की कॉपी के अंदर लिखे हुए हैं उन वाले सारे के सारे प्लांट्स को तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक हो गया। और बाकी वाइवा देने से पहले एटलीस्ट पास होना चाहते हो तो बच्चे चीटिंग की तरफ मत, मतलब कि मतवज्जो हुआ करो। पहले कोशिश करो कि अपनी अपनी मेहनत करो, ठीक है।
तो उसके बाद वाइवे के लिए इन तमाम तर क्वेश्चंस को ज़रूर देख लो। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे ये क्वेश्चन, सिर्फ बेसिक्स बेसिक्स हैं, ठीक है? और इसके अलावा दुआ करो कि अल्लाह करे आपका एक्सटर्नल बहुत अच्छा सा हो, ताकि आप लोगों को पास करके जाए और बहुत अच्छे मार्क्स देकर जाए और ईमानदारी के साथ मार्क्स देकर जाए, ठीक है? आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, समझ भी आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।